हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो थर्ड डे है, ठीक है। डेली हमने कुछ 15 डे के लिए जो भी ऑडिट, बीआरएफ, अकाउंट्स, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से एमसीक्यू या तो कुछ भी मतलब फिल इन द ब्लैंक या मैच द कॉलम, ये सब कुछ हम थोड़े थोड़े टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जितना कवर कर सकते हैं उतना, ठीक है। और ये सब पूरे जो वीडियो है वो यूट्यूब पे फ्री है। और अदरवाइज आप अगर ऑडिट पूरा पढ़ना चाहते हो तो मेरा जो पेड कोर्स है ऑडिट पे, वो तो मैंने पूरा ऑडिट वहाँ पर कंप्लीट करवाया ही है, ठीक है। लाइन टू लाइन पढ़ा दिया है और उसमें से ही कुछ कुछ टॉपिक को मैं आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूँ। तो चलिए देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक स्पेशली ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर इन रिगार्डिंग टू द डिविडेंड। देखो, पास्ट ईयर में बहुत बार अलग अलग पेपरों में पूछा गया है, ठीक है। पिछले साल 2023 में 3 पेपर निकले थे, अप्रैल में 2023, जून 2023 और अक्टूबर 2023। उन सभी पेपर के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया यूनिवर्सिटी के अंदर भी। और आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो काफ़ी सारे कॉलेज के इंटरनल के पेपर में भी ये टॉपिक आया हुआ है। तो देखो, ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग द डिविडेंड। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से पहले बता देता हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है। जैसे समझो डिविडेंड कंपनी ने आज डिक्लेयर किया, ठीक है। तो आज डिविडेंड डिक्लेयर किया तो 5 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड का जो पैसा था वो एक अलग बैंक अकाउंट खोला के उसमें आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है। 5 दिन के अंदर अंदर, ओके, एक अलग से बैंक अकाउंट खोला है, ठीक है, उसके अंदर डिविडेंड का पैसा डिपॉजिट करना। फिर वहां से आपको जो शेयर होल्डर है, ठीक है, जो भी शेयर होल्डर है, ठीक है, डिविडेंड किसको देंगे? शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर है, उन शेयर होल्डर को 30 डेज के अंदर अंदर पे कर देना, विथ इन 30 डे, विथ इन 30 डेज शेयर होल्डर को पे कर देना है, या तो डिविडेंड वारंट, ठीक है, पे कर देना है कंप्लीट 30 डेज के अंदर। फिर उसके बाद अगर शेयर होल्डर को अगर पे नहीं करते, ठीक है, यहां पर मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक पूछा था किसी कॉलेज के इंटर्न में, वो भी बताया था। ये यहां से भी आपको आ सकता है। देखो, 30 डेज के अंदर अंदर पे होना चाहिए, लेकिन 30 डेज के अंदर पे नहीं होता तो फिर क्या करना है? फिर यहां से 7 दिन के अंदर अंदर आपको एक अलग से वापस बैंक अकाउंट खोलना है, ठीक है, जो अनपेड या तो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट करके। और वो जो अकाउंट होगा वो शेड्यूल बैंक के अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट करके आपको खोल के उसमें डिपॉजिट कर देना 7 दिन में। और अगर ये नहीं करते हो तो आपको पता है कि अगर इसमें फेल हो जाते हो तो 12% इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे देना पड़ता है। 12% इंटरेस्ट जो भी अमाउंट है उसका, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो, ठीक है, शेयर होल्डर को। अगर ये 7 दिन के अंदर अंदर नहीं करते हो तो हो गया। उसके बाद यहां से अगर देखा जाए तो 7 साल का टाइम मिलता है, 7 ईयर का टाइम मिलता है, 7 ईयर तक ये डिविडेंड आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ही रहने दो। फिर उसके बाद ये डिविडेंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इसमें आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये रूल्स है। और ये रूल्स के हिसाब से हम लोगों ने पूरी थियरी भी पढ़ी थी। और ये थियरी के हिसाब से ऑडिटर चेक करेगा कि क्या ये जो प्रोसीजर है वो एक्चुअल में कंपनी ने फॉलो किया है या नहीं किया, ठीक है। तो देखो, डिविडेंड के बारे में ऑडिटर को सबसे पहले तो क्या एग्जामिन करना है? तो ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन के क्या कोई राइट है, डिविडेंड दे सकती है कंपनी, ठीक है। कौन से क्लास ऑफ शेयर के ऊपर कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है, उसके ऊपर आर्टिकल और मेमोरेंडम पढ़ेगी। पहले तो ऑडिटर को ये पढ़ना है।
फिर ऑडिटर क्या करेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने मीटिंग करके डिविडेंड का रिजोल्यूशन पास किया होगा, ठीक है, उसका जो मिनट्स बुक है वो चेक करेगा, ठीक है। आपको ये इंग्लिश में आता है कि मीटिंग, और जो मीटिंग होती है ना कंपनियों में, उसकी जो मिनट्स बुक होती है उसको चेक करना कि और डायरेक्टर्स जो है उन्होंने मीटिंग करके ये रिजोल्यूशन पास किया है या नहीं किया जो डिविडेंड के बारे में। ओके, ये हमने देखा था। और जो शेयर होल्डर होते हैं ना, शेयर होल्डर होते हैं वो अप्रूवल भी देते अपना। ओके, जैसे यहाँ पर देखो शेयर होल्डर ने अपना अप्रूवल दिया है कि नहीं दिया, वो आपको चेक करना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जो इंटरिम डिविडेंड होता है ना, वो शेयर होल्डर अगर रिजेक्ट भी कर सकते, फाइनल डिविडेंड नहीं कर सकते। इट इज यूजुअली प्रैक्टिस दैट द कंपनी ट्रांसफर द अमाउंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कितने दिन में, देखो डिविडेंड अकाउंट जो है उसमें ट्रांसफर करना है, कितने दिन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहीं पे पढ़ा था, प्रैक्टिस दैट द कंपनी टू ट्रांसफर द अमाउंट पेएबल एज अ डिविडेंड टू सेपरेट अकाउंट एज अ डिविडेंड अकाउंट विद द बैंक। ओके, और ये कितने दिन में होना चाहिए, 5 दिन में होना चाहिए। यहाँ पर देखो लिखा है 5 दिन में होना चाहिए, जो मैंने आपको नीचे भी बताया था। और फिर ये सब चेक करना है कि ये 5 दिन में जो भी हुआ उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे करना है, ठीक है। और उससे क्या चेक करेगा, तो उसमें ऑडिटर कैसे चेक करेगा, तो बैंक पासबुक वगैरह ये सब चेक करेगा, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैंने आपको एक नया टॉपिक बताया था कि पहले क्या होता था, डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता था ना, शेयर होल्डर को नहीं लगता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया कि डिविडेंड जो कंपनी पे करती है ना, अगर वो कंपनी 5,000 से ज़्यादा किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है ना, तो उसका टीडीएस काटना पड़ता है 10% के हिसाब से, ठीक है। तो ऑडिटर को वो भी एग्जामिन करना है कि कौन से शेयर होल्डर ऐसा है जिसको टीडीएस काट के डिविडेंड देना चाहिए था। तो अगर वो टीडीएस काटा है तो प्रॉपरली टीडीएस डिडक्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है। अगर डिविडेंड जितना था उतना ही दे दिया, जैसे समझो किसी शेयर होल्डर का 4,000 डिविडेंड बन रहा है, उसको 4,000 ही दे देंगे, ठीक है। लेकिन समझो किसी शेयर होल्डर का 6,000 डिविडेंड बन रहा है, तो उसको फिर टीडीएस का पैसा, मतलब उसका टीडीएस का अमाउंट जो है 600 रुपये, मतलब 10%, वो काट के 5,400 रुपये उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो लिखा है ग्रॉस अमाउंट पेएबल अकॉर्डिंग टू द शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर एंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्टेबल फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। ये दोनों ऑडिटर को वेरीफाई करना, मैंने आपको बताया भी था। देखो 5,000 से अंदर है तो टीडीएस नहीं है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस है। तो टीडीएस काटा है या नहीं काटा है, ये कंपनी को, मतलब ऑडिटर को देखना है कि कंपनी ने सही से टीडीएस काट के पेमेंट किया है नहीं किया। ओके, नेट अमाउंट पेएबल to the shareholder after the deduction of the income tax should be checked the calculation of the dividend, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ये सब ऑडिटर का ड्यूटी है, चेक करना है भाई। ऑडिटर, अगर आप सीए हो, ऑडिट करते हो, तो ये आपका ड्यूटी है, कंपनी का डिविडेंड जो है उसके रिगार्डिंग ये सब चेक करना है। कंप्लीट। उसके बाद अगर आप बताओ तो ऑडिटर को दूसरा क्या चेक करना है, तो डिविडेंड कहाँ से दे सकते हैं। आपको पता है डिविडेंड डिवाइजेबल प्रॉफिट से दे सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिवाइजेबल प्रॉफिट। ओके, ये भी आपको पूछते हैं, इसका भी मैंने आपको पढ़ाया था कि डिवाइजेबल प्रॉफिट का डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में, तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखा नहीं है कंपनीज एक्ट में, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ऑडिटर शुड सी दैट डिवाइजेबल प्रॉफिट इज करेक्टली कंप्यूटेड, क्योंकि अगर डिवाइजेबल प्रॉफिट ही गलत होगा, तो अगर समझो प्रॉफिट ही नहीं होगा तो डिविडेंड दे सकते हैं क्या, ठीक है, नहीं दे सकते ना। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं होगा, ठीक है, जो डिवाइजेबल प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, तो डिविडेंड कैसे दे सकते हैं। ओके, तो ये सब चेक करना है ऑडिटर को, पहली बात तो। फिर आगे, अगर डिविडेंड पे होता है, ओके, और डिविडेंड पे होता है, तो डिविडेंड का कितने दिन में पे हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पर आ जाओ, डिविडेंड कितने दिन में पे हो जाना चाहिए, 30 दिन में। अगर 30 दिन में डिविडेंड पे नहीं होता है, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर जो अनपेड डिविडेंड है वो ट्रांसफर करना है स्पेशल अकाउंट्स, और वो स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है, और उसको
सॉरी अनपेड डिविडेंड अकाउंट करके आप अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, ओके, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट करके रहेगा। अगर वो 7 साल तक अगर अनक्लेम रहता है, 7 ईयर तक अगर अनक्लेम रहता है, तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके बाद ये तो पॉइंट देखो मैंने आगे भी डिस्कस करवा लिया था कि 2020 के बाद डिविडेंड के टैक्सेशन के हिसाब से जो रूल्स चेंज हुआ उसमें 10% टीडीएस आ गया। पहले नहीं होता था, पहले डिविडेंड पे टीडीएस नहीं था, क्योंकि डिविडेंड जो था ना उसको कंपनी को टैक्स बनना था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है, और वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि डिविडेंड जो है उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है कंपनी को नहीं पे करना है, अभी सीधा सीधा शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कर लिया। ये बात मैंने आपको बताई थी, ओके। और फिर हमने पढ़ा था इन केस ऑफ द इंटरिम डिविडेंड ऑडिटर शुड एग्जामिन द रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सैंक्शन द पेमेंट ऑफ द इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। जैसे इंटरिम डिविडेंड के रिगार्डिंग जो है वो मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ पर भी मैंने आपको ये सी चीज़ बताई थी कि शेयर होल्डर जो है वो रिवॉक कर सकते हैं, शेयर होल्डर जो है वो रिवॉक कर सकते हैं इंटरिम डिविडेंड को। तो यहाँ पर शेयर होल्डर जो है वो रिवॉक करे या ना करे, पहले चेक करो कि डायरेक्टर ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है इंटरिम डिविडेंड, वो क्या शेयर होल्डर ने उसका अप्रूवल दे दिया है या शेयर होल्डर ने रिवॉक तो नहीं किया, ठीक है। ये ऑडिटर का ड्यूटी है कि शेयर होल्डर ने रिवॉक कर दिया हो फिर भी अगर डिविडेंड पे किया है तो फिर तो ये गलत हो गया ना। तो यहाँ पर ये ऑडिटर को पॉइंट चेक करना चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि जो फाइनल डिविडेंड है वो रिवोक नहीं हो सकता। और पता है किसी कॉलेज के इंटरनल में ये चीज़ आपको एमसीक्यू में भी पूछा था, ठीक है, 1-2 कॉलेज के अंदर पूछा था, फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिविडेंड कैन नॉट रिवोक बाय द शेयर होल्डर, ओके। फिर बोला था इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड या बोथ या नॉन ऑफ द अबव, ऐसा पूछते हैं। या तो फिल इन द ब्लैंक में पूछते हैं, ठीक है, कि फिल इन द ब्लैंक में फिल मतलब ऐसे ब्लैंक डाल देंगे और लिखेंगे डिविडेंड कैन बी रिवॉक बाय शेयर होल्डर, ऐसे डाल देंगे। अब यहाँ पर आपको खुद पता लगाना है कि डिविडेंड क्या होगा, फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड, ओके। फिर देखो इंटरिम डिविडेंड जो होता है ना वो कब होता है कि बिफोर द फाइनलाइज द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। जैसे समझो ये साल कौन सा चल रहा है, अगर मानो समझो ये 2023 और 24 वाला साल चल रहा है, तो 31/3/2024 अगर ख़त्म नहीं हुआ है ना, तो ये अगर ख़त्म नहीं हुआ उससे पहले ये 2023-24 का अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे देती है, ठीक है, अगर साल खत्म नहीं हुआ है उससे पहले डिविडेंड दे देती तो इंटरिम डिविडेंड हो गया। और अगर साल खत्म होने के बाद आफ्टर द फाइनलाइज द अकाउंटिंग ऑफ द ईयर, मतलब जो भी अकाउंटिंग ईयर है आपका, जैसे अभी चल रहा है 2023-24, तो 2023-24 कंप्लीट होने के बाद अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो फाइनल डिविडेंड होता है 23-24 का, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड जो होता है ना वो डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिफोर द ईयर एंडिंग बिटवीन 2 AGM। और यहाँ पर फाइनल डिविडेंड होता है ना वो रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, ठीक है। ये शेयर होल्डर का अप्रूवल जरूरी है जनरल मीटिंग में, ठीक है। चलिए इससे अच्छा मैं आपको एक और टॉपिक यहाँ पर कवर करवा देता हूँ डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड के बारे में। देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, मैंने अभी रिसेंटली अलग से इसका पूरा डिफरेंस नया ढूंढ के आपके लिए बनाया है, ठीक है। बुक्स में इतना डिफरेंस नहीं है। तो देखो इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड जो होता है ना उसके बीच में और थोड़ा डिफरेंस को मैंने क्लासीफाई किया है। देखो इंटरिम डिविडेंड इज वन दैट द डिक्लेयर एंड पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बिफोर द फाइनलाइजिंग अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। और फाइनल डिविडेंड जो होता है वो इम्प्लाइड, ओके, जो इम्प्लाइड जो होता है मतलब वो जनरली डिक्लेयर कब होता है, पूरा साल खत्म होता है उसके बाद। और डिक्लेयर कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट द कंपनी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल मतलब जब साल पूरा खत्म होता है उसके बाद ही डिक्लेयर होता है वो, ओके, उसीलिए तो फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। अब यहाँ पर अनाउंसमेंट कौन करता है, तो देखो यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंसमेंट करता है।
यहाँ पर रिकमेंडेड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, मतलब बोर्ड जो है वो रिकमेंडेड करते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट बाय द मेंबर ऑफ द कंपनीज एट AGM। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में कोई भी तरीके से पूछ सकते हैं। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन बिफोर द, देखो यहाँ पर बोला बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। रिवोकेशन देखो यहाँ पर लिखा है इट कैन बी रिवोक विद द कंसेंट ऑफ द ऑल शेयर होल्डर एंड नॉट रिवोक, ये रिवोक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बारे में आपको एग्जाम में पूछा हुआ था। और इसका रेट जो होता है ना, रेट मतलब कितना % डिविडेंड देना, ये थोड़ा कम होता है, ये थोड़ा कंपेरेटिवली हायर होता है एज कंपेयर टू इंटरिम डिविडेंड। ओके, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कहीं पे बुक में नहीं लिखा है, इट इज डिक्लेयर ओनली व्हेन द आर्टिकल स्पेशली परमिटेड द डिक्लेरेशन। यहाँ पर बहुत जरूरी है, आर्टिकल ने अगर स्पेशली इंटरिम डिविडेंड के लिए परमिशन दिया है तो, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द आर्टिकल। आर्टिकल में इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है। और देखो ये जो है ना, ये आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे इंटरिम डिविडेंड, ओके, फिर यहाँ पर फाइनल डिविडेंड, ओके, और फिर यहाँ पर कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे और दो नंबर, मतलब कोई भी और चीज़ दे दिया जो किसी और चैप्टर से रिलेटेड है, और उसके सामने समझो यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दिया, और यहाँ पर ABCD ऐसे करके लिख दिया, और यहाँ पर कोई भी चीज़ इंटरिम डिविडेंड के बारे में लिख देंगे, फाइनल डिविडेंड के बारे में लिख देंगे जो आपने यहाँ से पढ़ी है। ठीक है, यहाँ से पढ़ी है, और वही चीज़ आपको फिर कनेक्ट करने के लिए पूछ सकते हैं। तो यही बात बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो लोग स्पेशली MCQ और फिल इन द ब्लैंक के पीछे भाग रहे। देखो एक सीधी बात है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उसने तो 5वें सेमेस्टर में मेरे को यही बोला है कि सर हम कहीं पर भी MCQ की तैयारी अलग से नहीं कर रहे हैं। अगर आपने 15 मार्क्स का तैयारी करना है तो करते रहो। ठीक है, 15 मार्क्स से कोई पास आउट होने का चांस नहीं बनता, लेकिन अगर आप 35 मार्क का तैयारी अच्छे से करते हो ना, तो ये 35 के भरोसे आप ये 15 मार्क्स फ्री में ले सकते हो। लेकिन अगर ये 15 का तैयारी करके गए ना, तो कोई गारंटी नहीं है 35 मार्क का आपको आएगा। ठीक है, तो यही है कि अगर आप 35 का तैयारी अच्छा करो तो 15 मार्क्स तो आपको फ्री के मिलेंगे, लेकिन 35 के लिए आपको इतना डिटेल में जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए गुड बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।